हाँ, ये कहूँगा कि प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, प्रिपरेशन जो थी वो सब मेरे डायरेक्टर्स की वजह से हुई और मेरे क्रिएटिव्स की वजह से हुई। जिस सिचुएशन में प्रेम बरसा था अनुपमा जी पर, वो सिचुएशन भी ऐसी थी क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गलती तो थी ही कि एक दिन पहले पता था, क्योंकि अनुपमा जी हमेशा दिमाग से काम लेती है और अगर इतनी बड़ी बात थी तो कम से कम वो आई थिंक जो उनका सबसे क्लोजेस्ट बंदा है, जो उनका सारथी है प्रेम, उससे तो बता सकती थी। तो आई थिंक उस चीज़ का प्रेम को ज़्यादा हर्ट हुआ था। हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जो कि एक अलग अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मेरा मोल्की था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एक सेटअप को देखना, 2 कैमरा सेटअप, डायरेक्शन टीम क्या होती है, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, ये सब सेट के जो डायनामिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुझे मोल्की से पता चला। मैं हर फॉर्मेट में काम करने की इच्छा जता चुका हूँ जो कि ऐसी हो जिसमें मुझे मज़ा आए काम करने के लिए, वैसे लोग हों जिनके साथ मेरा तालमेल अच्छा बैठे। और पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर मैं कहूँगा तो मैं हमेशा कहता हूँ आई थिंक आई वुड बी वेरी गुड इन एन इंटेंस लव स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। हमेशा आपसे हमेशा प्यार रहेगा और हमेशा आपसे आपका साथ हमेशा रहे। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप अनुपमा के लिए आप अनुपमा में सिर्फ 2 दिन पहले सिलेक्ट किए गए थे। इतनी जल्दी में प्रिपेयर कैसे किया आपने इस रोल के लिए? सर प्रिपेयर देखो, मैं सच बोलूँगा तो प्रिपेयर कुछ नहीं किया। प्रिपेयर जो हुआ वो सेट पे आके अपने डायरेक्टर्स के साथ समझ के वो क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैरेक्टर कैसा है, तो वो सब फिगर आउट करके आई थिंक मैं हम यही कहता हूँ कि 7, 8, 8, 10 एपिसोड लगे थे मुझे भी फिगर आउट करने में कि क्या इंसान है वो, क्या प्रेम किस तरीके से सोचता है, क्या करता है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। तो वो सब समझने के बाद अभी आई थिंक थोड़ा सा खुद भी चीज़ों को वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो हाँ, ये कहूँगा कि प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, प्रिपरेशन जो थी वो सब मेरे डायरेक्टर्स की वजह से हुई और मेरे क्रिएटिव्स की वजह से हुई। प्रेम का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, क्या आप रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं, वैसे ही दामाद बनना चाहते हैं? मैं वैसे ही, हाँ ऑफ कोर्स मैं वैसा नहीं, प्रेम मैं इससे भी बेटर, मैं आई थिंक मैं शिवम थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिबल होगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड जिस सिचुएशन में प्रेम बरसा था अनुपमा जी पर, वो सिचुएशन भी ऐसी थी क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गलती तो थी ही कि एक दिन पहले पता था, क्योंकि अनुपमा जी हमेशा दिमाग से काम लेती है और अगर इतनी बड़ी बात थी तो कम से कम वो आई थिंक जो उनका सबसे क्लोजेस्ट बंदा है, जो उनका सारथी है प्रेम, उससे तो बता सकती थी। तो आई थिंक उस चीज़ का प्रेम को ज़्यादा हर्ट हुआ था कि यार मतलब मुझे तो बता सकती थी अनुपमा जी, मैं हैंडल कर लेता चीज़ों को। तो आई थिंक वो चीज़ है। बट ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक मैं सेम हूँ प्रेम से, बट कुछ चीज़ें हैं जो कैरेक्टर के हिसाब से करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें हैं जो एक आपकी पर्सनालिटी होती है। मन सुंदर, मोल्की और आर्टिकल 370 जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के बाद अनुपमा काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा। हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जो कि एक अलग अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मेरा मोल्की था, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एक सेटअप को देखना, 2 कैमरा सेटअप, डायरेक्शन टीम क्या होती है, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, ये सब सेट के जो डायनामिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मुझे मोल्की से पता चला। उसके बाद मेरा जो अगला था मन सुंदर, उसने वो एक तरह से बूट कैंप था जिससे निकल के जो जिसने कहते हैं ना वो हीरे को तराशने वाला काम जो करता है वो मन सुंदर ने किया। और उसके बाद आर्टिकल 370 एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट सेटअप था जहां हम डेली आधी पिक्चर जितनी फुटेज डेली निकालते हैं टीवी शो में, वहाँ आई थिंक 2 से 4 मिनट दिन का, तो वहाँ किस तरीके से काम होता है वो। और अनुपमा जो एक लेगेसी, एक ब्रांड है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ रूपाली मैम है, अपने हमारे अरविंद सर हैं, लीला जी हैं, ये सब के साथ काम करके एक्सपीरियंस और डेडिकेशन एंड परसर्वेंस क्या होता है वो समझ में आया, पेशेंस क्या होता है, किस तरीके से अपने करियर ग्राफ को आगे लेके जाना है और किस तरीके से सीन वर्क करना है, तो ये समझ में आया। आप ओटीटी प्रोजेक्ट में भी
काम करने की इच्छा जताई है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक जॉनर का रोल जो आप करना चाहेंगे? सर मैं हर फॉर्मेट में काम करने की इच्छा जता चुका हूँ, जो कि ऐसी हो जिसमें मुझे मज़ा आए काम करने के लिए, वैसे लोग हों जिनके साथ मेरा तालमेल अच्छा बैठे। और पर्टिकुलर फॉर्मेट अगर मैं कहूँगा तो मैं हमेशा कहता हूँ आई थिंक आई वुड बी वेरी गुड इन एन इंटेंस लव स्टोरी। तो वो मेरा फेवरेट जॉनर है जिसमें पेन है, हार्ट ब्रेक है, लव है, थोड़ा बहुत एक्शन है, बट वो वाला एक्शन नहीं कि एक मुक्का मार रहा है और 10 लोग गिर गए, रियलिज्म वाला एक्शन। तो वो सब आई थिंक दैट इज़ माई फेवरेट जॉनर। या फिर मे बी अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि अनुपमा का ट्रैक रिपीट हो रहा है, तो एक नए कैरेक्टर के तौर पर आपको स्क्रिप्ट फ्रेश लगी या थोड़ी टिपिकल टीवी वाली फील आई? सर मैं तो 8 महीने पहले ही आया, तो उससे पहले क्या हुआ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। क्या ट्रैक था, क्या ग्राफ था, बस ये पता है कि कौन कौन एक्टर्स काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और मैं जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है तो मैं उसको एज अ फ्रेश तरीके से ही लेता हूँ और मैं उसको वैसे ही काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से और जो जितना मैंने सीखा है। बाकी टीवी वाला सर, अगर मैं ही ये सोचने लग जाऊं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि जो ज़्यादा आई थिंक टीवी वाले से कहने से मतलब आपका मतलब क्या है कि बहुत रेपिटेटिव स्टोरी, राइट? मेलोड्रामेटिक स्टोरी। तो मुझे नहीं लगता मेलोड्रामेटिक। मैं नहीं उस तरीके से उसको अप्रोच करता अपने काम को। मैं चाहे कोई भी फॉर्मेट की स्टोरी हो उसको उसी तरीके से अप्रोच करता हूँ जिस तरीके से मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर को क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती है जो थोड़ी सी हम दिखाते हैं कि अगर उसमें ज़्यादा इमोशंस और ज़्यादा वो इंटेंसिटी दिखाते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऑडियंस को टच भी करती है। टीवी एक्टर्स ओटीटी पे स्विच कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि टीवी एक्टर्स और ओटीटी वर्ल्ड थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं? सर मुझे लगता है कि जो एक अच्छा एक्टर होता है वो कहीं भी स्विच कर सकता है, चाहे आप उससे नुक्कड़ में नाटक करवा लो, चाहे आप उससे 500 करोड़ की पिक्चर में काम करवा लो। अगर वो अपने कैरेक्टर को लेके सीरियस है, अगर वो अपने अपने प्रोसेस को लेके सीरियस है, अगर वो डिसिप्लिन्ड है और अगर वो चीज़ों को सीरियसली लेता है तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ में कहा है कि इट्स ऑल अबाउट एक स्पीकर है, अब उसमें कितनी वॉल्यूम चाहिए, कितनी किसको कितना सुनना है, किसको कितनी कम वॉल्यूम सुननी है, कितनी ज़्यादा सुननी है, वो जो चलाने वाला होता है, जो डीजे होता है उसके हाथ में होता है। तो अगर कोई अच्छा डीजे है तो वो हर जगह अच्छा गाना बजा सकता है। आप आर्टिकल 370 जैसे सीरियस और पॉलिटिकल फिल्म में काम किया है, टीवी में आपको लगता है कि क्रिएटर्स थोड़ा सेफ खेलते हैं और पॉलिटिकल या बोल्ड टॉपिक से डरते हैं? सर फॉर्मेट्स अलग हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप मूवीज़ या ओटीटी में या थिएटर में दिखा सकते हो ज़रूरी नहीं है कि वो आप टेलीविज़न कंटेंट में दिखा सकते हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है, इश्यूज़ होते हैं, एसएनपी लग सकता है, ये होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम नहीं करता। आई थिंक चैनल्स और जो क्रिएटिव्स हैं उनको पता होगा कि क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं। और आई थिंक ट्रांजिशन फेज पे है हमारी इंडस्ट्री भी। जिस तरीके से आप देख रहे हो, पहले अभी बहुत ही कम शोज़ हैं जो इतने लंबे समय तक चल रहे हैं और अलग अलग कहानियाँ आ रही हैं। तो ट्रांजिशन फेज़ है, वो हर चीज़ में आया। वो आप देखोगे तो थिएटर्स का भी ट्रांजिशन फेज़ है। आप देखो 90% मूवीज़ आर नॉट वर्किंग, सिर्फ 10% चल रही है। वो भी जो अच्छे कंटेंट वाली है कभी वो नहीं चलती, जो अच्छे कंटेंट वाली है कभी वो चल जाती है। तो बड़ी कंफ्यूज स्टेट में है, ये एक ट्रांजिशन फेज़ है। और आई थिंक इससे 2-3 साल के बाद सारी इंडस्ट्रीज़ निकलेंगी और बहुत अच्छा ग्रो करेगी आगे जाके। आप मौलकी और मनसुंदर जैसे शोज किए, कभी ऐसा फील हुआ कि आपको एक ही तरह के रेगुलेटिव रोल मिल रहे हैं? सर झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ महसूस तो हुआ, लेकिन आई थिंक मैं अपने करियर की उस स्टेज में हूँ जहाँ पर मेरे पास वो पावर नहीं है कि मैं रोल को चूज़ कर सकूँ और मैं काम को मना कर सकूँ। जब मेरे पास वो पावर आ जाएगी तो ज़रूर आप देखेंगे मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए और डिफरेंट चीज़ें करते हुए। फिर भी मैंने कोशिश यही की है कि कुछ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग डालूँ और अलग अलग इक्वेशन से उस चीज़ को अडेप्ट करूँ। बट ऑफ कोर्स जिस दिन मेरे पास ये पावर आ जाएगी कि
मैं काम को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी पे, तो मैं ज़रूर आपको बहुत अलग अलग वेरिएशंस दिखाऊंगा अपने अंदर के। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। हमेशा आपसे हमेशा प्यार रहेगा और हमेशा आपसे आपका साथ हमेशा रहे, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। शिवम, एक छोटा सा फादर्स डे खेल लेते हैं। हाँ। शिवम, आपके पापा ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी वैल्यू सिखाई है? मेरे पापा ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस दिखाया है, और अपने नेचर से दिखाया है, अपने जिस तरीके से वो उनका रहन सहन था उससे दिखाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी से चलो, और हर इंसान से एक जैसा व्यवहार करो। कोई आपसे ओहदे में ऊंचा है तो उसको ऊंचे तरीके से और नीचे को नीचा दिखाओ, ऐसा मत करो। दिल से खुशियाँ बांटो तो आपको भी लाइफ में खुशियाँ मिलती है। ये मैंने उनके नेचर में देखा है। तो आई थिंक सबसे बड़ी सीख वही होती है जो सिखानी ना पड़े, जो खुद ही आपको दिख जाए इंसान में। पापा के साथ आपका यादगार पल कौन सा है? पापा के साथ मेरा सबसे यादगार पल ये होगा कि मैं छोटा था तो वो डेली मुझे क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, तो वो डेली मुझे तंदूरी चिकन खिलाने के लिए लेके जाते थे। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो वो उनका फिक्स रहता था कि शाम को 6 से 7 के बीच हम जाएंगे और अपना खाएंगे। एंड ही वॉज अ बिग फूडी एंड आई एम अ बिग फूडी। तो वैसा। जब आप छोटे थे, पापा का आपका करियर के सपने के लेकर क्या रिएक्शन? मेरा करियर का सपना कभी कोई ऐसा प्लान था ही नहीं। मैं बड़ा चिल किस्म का इंसान था, मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ खेलता था, खाता था, पीता था और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था। उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता था। ना मेरे पापा ने बोला कि बड़े होके कभी ऐसा करना या वैसा करना। तो हमारा जो रिलेशनशिप था वो बड़ा याराने वाला था, और हम हर दिन को एंजॉय करते थे। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि बड़े होके क्या करना है। एक्टिंग में आप इतना नाम कर रहे हो, तो क्या लगता है कि पापा हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहे होंगे, आई होप कि मैं। बट आई थिंक मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा देखना बाकी है, और बहुत ज़्यादा नाम घर वालों का रोशन करना बाकी है। तो जब मेरे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, आई थिंक तब मैं पापा से पूछूंगा कि आई होप कि मैंने कर दिया। आपके पापा की पर्सनली यानी आपका एक्टिंग स्टाइल या कैरेक्टर चॉइसेस कितना इन्फ्लुएंस किया है? सर, आई थिंक एक्टिंग चॉइस तो नहीं कहूँगा, बट आपकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं बनती हैं। बट एट द सेम टाइम डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट होता है। कल को अगर मैं एक गैंगस्टर का कैरेक्टर निभाऊंगा तो वो थोड़ी मैं बोलूँगा कि पापा से इन्फ्लुएंस है। बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा कैरेक्टर मेरे पास आएगा तो ज़रूर मैं उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस किस से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। मतलब मैं आपसे भी इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, मैं किसी से भी हो सकता हूँ। एज एन एक्टर मेरा काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और जितना भी चीज़ें ग्रास्प कर सकूँ उनकी पर्सनालिटी की, उनको ग्रास्प करना। तो आई रियली कांट से कि मैं, बट हाँ, इन रियल लाइफ मे बी लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। क्या कभी कोई ऐसा सीन शूट किया जहाँ आपको अपने पापा की याद आ गई हो? ऑफ कोर्स, जो अभी हमने सीन किया था पराग जी के साथ, मैंने सीन किया था जिसमें बाप बेटी की कन्फ्रंटेशन होती है, और मैं उनकी गोद में सर रख के रोता हूँ और सोता भी हूँ। तो आई थिंक वो बड़ा इमोशनल था और मुझे एक्चुअली में याद आ गई थी। पापा अगर आपके किसी टीवी शो का रिव्यू करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कह ही नहीं पाए, वो चल बसे 10 साल पहले, तो मैं उनका रिव्यू कभी जान नहीं पाया। बट ऑफ कोर्स आई होप कि उनको जहाँ मैं सही हूँ वहाँ अच्छा ही लगा हूँ, और जहाँ गलत हूँ वहाँ वो मुझे शायद अपनी आशीर्वाद दे के शायद सुधार रहे होंगे। अगर पापा का सबसे डैड वाला मोमेंट या अंदाज क्या था? सबसे अच्छा अंदाज था कि आई कैन लिटरली कॉल हिम द किंग ऑफ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। नॉट विजय माल्या वाला, बट लाइक मेरे पापा जो थे वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीते थे, और मैंने उन्हें कभी ऐसे रोते हुए या परेशान होते हुए देखा नहीं। मतलब जीते थे तो खुल के जीते थे। पापा के साथ बचपन में कौन सा गेम या एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एंजॉय की थी आपने? पापा के साथ गेम्स, एक्चुअली मेरे पापा जो थे वो
मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, मेरी बहनें बहुत बड़ी हैं मुझसे, तो हमने साथ में कोई ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं। बट मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे कंधे पे बिठा के वो स्कूल छोड़ा करते थे, तो आई थिंक दैट वुड बी द ओनली एक्टिविटी विच इज़ सिमिलर टू काइंड ऑफ सम गेम और समथिंग। अगर आपके पापा आज सोशल मीडिया पे होते तो उनका यूज़र नेम क्या होता? वो सोशल मीडिया पे होते ही नहीं पहली बात, और अगर होते भी तो क्या होता है, डैडी कूल मे बी। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फादर्स डे पे आप? थैंक यू सो मच पापा, आपने जो भी सिखाया, या मतलब आपकी जो प्रेजेंस थी वो पूरी लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी, और आई लव यू, और हमेशा ऐसे ही साथ देते रहो। आई नो कि आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं से ध्यान रख रहे हो, हमेशा रखते रहो। थैंक यू सो मच, एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन। थैंक यू।